मैं विनीत मिश्रा आप सभी वरिष्ठ छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि इस चैनल के नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर आपको गणित के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित गणित विषय के संपूर्ण सिलेबस को क्रमवार पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम आपको गणित के विकास और परीक्षाओं में आवश्यक सिलेबस की जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि गणित आपको जो पढ़ना पड़ रहा है ये कोई विदेशी भाषा नहीं है, या कोई विदेशी सब्जेक्ट भी नहीं है। गणित पढ़ने के लिए आपके पूर्वजों द्वारा हर वक्त पूर्व के समय में भी आप देखेंगे तो हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है गणितज्ञों से। यहाँ पर ऐसे ऐसे गणितज्ञ हुए हैं कि दुनिया उनका लोहा मानती है। 12वीं सदी तक हमारा देश गणित के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन आज के कंडीशन में ऐसा हो गया है कि लोग समझते हैं कि नहीं, गणित विदेशों से आई है, गणित हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया है। तो अगर आप गणित पढ़ने ही आए हैं तो पहले आप गणित का इतिहास जानें। गणित का अर्थ किसको किसको पता है, क्या कोई बता सकता है? हमें लगता है कि किसी आज तक किसी अध्यापक का आपसे पूछा भी नहीं होगा और आपने शायद बताया भी नहीं होगा। मैं आपको आज बताता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। और नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, आप कम से कम इंटर जरूर कर रहे होंगे, तभी आप परीक्षा देने आए हैं यहाँ पर, या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की। तो आपको बता दें कि गणित का अर्थ सीधा सीधा है गणना। गणना से क्या मतलब है कि आप किस प्रकार से गणित की तैयारी करेंगे। गणना की प्रधानता। गणित विषय का अर्थ यही है कि गणना की प्रधानता। और इसके बाद आता है कि गणित की परिभाषा क्या है। तो हमारे विद्वानों ने कभी इसकी पर कोई परिभाषा नहीं लिखी है अभी, लेकिन कुछ विदेशी विद्वानों की परिभाषाएं मिलती हैं। अब विदेशों में कौन कौन से परिभाषाएं हैं, आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ बोलने के लिए, जगह हो जाए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो इन्होंने क्या कहा कि गणित ने संपूर्ण जगत को अपने आप में लिख दिया है। यानी कि वो परमात्मा को भी सिम जोड़ देते हैं कि गणित के द्वारा परमात्मा ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है। अभी इनका मैं पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जानने के लिए इतना बता दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कि हमारे वो विदेश के भी नए विदेश के एक गणितज्ञ हैं, तो इनका नाम है रोजर बेकन। रोजर बेकन जी क्या कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार व कुंजी है। अब आप कुछ सोच सकते हैं कि गणित जो है, कोई भी आप विज्ञान पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, या कि आप कोई भी ज्योतिष शास्त्र पढ़ें, आप देखेंगे कि बिना गणित के सब अधूरा है, हो ही नहीं सकता है। एक और ये गणितज्ञ थे गॉस जी महाराज, एक विदेशी ये भी हैं। इन्होंने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है। अब विज्ञान की रानी माने आपका अगर कोई भी साइंस है तो गणित के बिना अधूरा है। और वर्सलाट महोदय क्या कहते हैं कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि गणित को की तुलना उपकरण से किसने की, ये प्रश्न आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्सलाट महोदय ने ऐसा कहा कि गणित जो है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किसके लिए है? वैज्ञानिक शोधों के लिए। और अगर पूछ ले कि विज्ञान की रानी किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे? विज्ञान की रानी कौन है? कोई फिजिक्स बताएगा, कोई केमिस्ट्री, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि गणित ही विज्ञान की रानी है। तो बच्चों, जैसा कि आपको गणित की परिभाषा मालूम हो गई और गणित का अर्थ मालूम होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आता है कि मैं आपको गणित में क्या क्या पढ़ाऊँगा और कैसे पढ़ाऊँगा। तो पहले आप समझिए कैसे पढ़ाऊँगा। मैं आपको A to Z पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा हमारे यहाँ।
कोई भी पाठ्यक्रम के लिए पाठ के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारे चैनल वीके मैथ क्लासेज पर डटे रहिए, समय दीजिए और हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या? A to Z पाठ्यक्रम गणित के, जो भी आपके वनडे परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। दूसरा होगा कि प्रमुख सूत्रों का मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सूत्र कैसे आया, सूत्र से सूत्र कैसे बने, आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगा, क्योंकि गणित में समय का अभाव हो जाता है। बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको समय कम हो जाता है गणित लगाने के लिए। तो क्या कुछ सवाल आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, उनको आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वो आपके समय को बचा देंगे। और गणित ऐसा विषय है जिसमें आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। आपकी सवालें जो मैं बता दूंगा, अभ्यास प्रश्न प्राप्त करवाऊंगा, डाउट को विश्लेषण कराया जाएगा, यहाँ पर विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का हल कराया जाएगा, और आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों के किस प्रकार आते हैं, कैसे उनका उत्तर दिया जा सकता है, क्या क्या पूछ सकते हैं, ये भी आपको कराया जाएगा। हाँ, जो हमारे द्वारा बताया जाएगा उसके अंक और अदद गलत दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कहीं आपको सवाल का मैटर दूसरा हो जाए, पद्धति दूसरी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसकी भी पूरी चर्चा की जाएगी। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि गणित के शास्त्र में भारतीय विद्वानों का क्या योगदान रहा था। हाँ, मैंने इस पर चर्चा भी की है, तो विस्तृत चर्चा आज नहीं कर पाऊँगा, समय का अभाव भी है और चर्चाएं होती रहेंगी इस पर। लेकिन मैं आपको प्रतिदिन किसी न किसी गणितज्ञ के बारे में, अपने भारत के महापुरुषों के बारे में जरूर बताऊंगा। और एक लाइन आपको बताना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में आपने सुना होगा कि अपने समय के बहुत विद्वान आदमी थे वो, तो उनकी विद्वता आज भी चर्चा में है। लेकिन उन्होंने तमाम प्रकार के व्यवधानों को पार करते हुए तब जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और उनका कथन है बाबा जी का कि शिक्षा और शेरनी का दूध है कि जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और यदि आप अशिक्षित हैं और आप कोई बात कहते हैं तो आपकी बात का कोई मोल नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए न करें, ज्ञान के लिए करें, जानने के लिए करें। और याद रखिए कि गणित ऐसा विषय है कि किसी के लगाने से नहीं लगता है, वो स्वयं लगता है, बशर्ते आपको उसके पास आना पड़ेगा। गणित किसी छात्र द्वारा लगती नहीं है, लेकिन जब गणित लगती है तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और नींद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको। याद रखिएगा, गणित जब आप लगाने लगेंगे तो आपकी थकान मिट जाएगी, आपकी नींद चली जाएगी, भूख नहीं लगेगी आपको। ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप मेरे पढ़ाई के हिसाब से गणित पर ध्यान दीजिए और पढ़िए, क्योंकि गणित आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है और गणित आपको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक, तो आज आपको हम सिलेबस के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या क्या हम आपको गणित के विषय में पढ़ाएंगे और किस प्रकार पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि पहला ही अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति माने संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी होगी आपको, नंबर सिस्टम। हाँ, और दूसरा आ जाता है महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, फिर आता है दशमलव भिन्न। सभी आपको पाठ्यक्रम पूरा सीरियल से पढ़ाया जाएगा, सभी सीरियल से हल कराए जाएंगे, उनके सूत्र बताए जाएंगे, उनकी ट्रिक बताई जाएगी और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आता है औसत, संख्याओं पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, घातांक है, करड़ी है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, अनुपात, समानुपात। आप जहाँ तक भी जो भी सिलेबस आप जानते होंगे इस तरह से, जो इस परीक्षाओं के लिए अनुकूल होगा, आपको पूरा बताया जाएगा और अभ्यास कराए जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बात को। और आपको क्षेत्रफल हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गई, महाजनी बट्टा हो गया, बीज गणित की सामान्य सवालें जो आती हैं उसमें, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में। और आजकल नया एक फैशन चल चुका है, फैशन की आवश्यकता भी हो गई है कि सारणियन और दंड आलेख की विशेष बातें होती हैं, क्योंकि बच्चे इससे भागते हैं।
तो मैं आपको इस तरह पढ़ाऊँगा कि आपको वही अच्छा लगेगा और आप गणित विषय से सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। जीके अथाह सागर है, उसका कोई अंत नहीं है। इतिहास, भूगोल, जीएस सब आपको पढ़ना जरूरी है। और जो समसामयिकी आजकल आ गई है, इसके बारे में आप जानते हैं, रोज़ नई नई घटनाएं हो रही हैं और सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, समसामयिकी विषयों से उठा करके सारे प्रश्नों को रख देते हैं। अब छात्र तो सोच रहा है कि हमारी तैयारी ये है, जो हमारी छपी छपाई पुस्तकें हैं वो 6 महीने पहले की छपी हुई हैं, परीक्षाएँ आपकी आज हो रही हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, कुछ प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं कि जिनको परीक्षा होने के कुछ दिन पहले छापा और बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे वहाँ तक तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर जरूर तैयार कीजिए। हिंदी आप पढ़िए, हिंदी में आपके सिलेबस में होगा। इंग्लिश की सामान्य जानकारी आप रखिए, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है तो कहीं से आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको पूरी की पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। और रही बात हमारे गणित की, तो गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है कि बस आप लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बस अभ्यास करते रहिए, छोड़िए मत उसे कि आज आप देख लिए, एग्जाम आएगा तो फिर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको आज भी पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, कुछ न कुछ आपको सीखना है। अगर आप चाहें कि हम आज पढ़ें कल ना पढ़ें तो इससे आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो बराबर लगे हुए हैं। उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है किसी को, हर वक्त वो तैयारी में लगे रहते हैं। और रही बात गणित विषय की, तो गणित विषय आनंद का विषय है। ये किसी भी तरह बोरिंग विषय नहीं है। ये आपको थकावट को मिटा देगा। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ ये तब की बात है, आदिकाल गणित को अगर आप कालखंडों में देखा जाए, हम थोड़ा सा गणित पर चर्चा कर लेंगे आज कि हमारे गणित को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे हम इसकी अध्ययन कर सकते हैं। तो गणित को 5 भागों में बांटा गया है। गणित है तो यहाँ आता है, इसे गणित है आप देख रहे हैं, तो इसका पहला भाग आता है आदिकाल, यानी आदिकाल। ये हो गया पहला भाग। फिर अब आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में प्रागैतिहासिक से 500 ईसा पूर्व तक की बात है। और हमारे यहाँ उस समय अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित का विकास हो चुका था। आप सोचिए, अब आदिकाल में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भाग हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, वैदिक और प्लस उत्तर वैदिक। आदिकाल का विभाजन 2 भागों में हो सकता है। और वैदिक काल में ही संख्याओं और दशमलव प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वैदिक काल यानी प्रागैतिहासिक के बाद और 500 ईसा के पहले सोचिए, तब क्या हुआ था। जीरो का आविष्कार किसने किया, इस पर अभी चर्चा नहीं हो चुकी है कि मतलब इसको किसने किया, कोई कन्फर्म वाली बात नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग वैदिक काल में हुआ है। तो जब प्रयोग हुआ है, वर्णन मिलता है, उसके पहले से इसका प्रयोग हो रहा है। इस बात को आपको जानना जरूरी है। और वैदिक काल में क्या हुआ था कि दशमलव स्थान पद्धति, दार्शनिक स्थान पद्धति आप कह सकते हैं। ये जो एक पद्धति पूरा मतलब श्रेणी है, इसको पढ़ाया जाता है कि दार्शनिक स्थान पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो भारत से उत्पन्न हुई, अरब होते हुए पश्चिमों देशों में पहुँची, पश्चिम के देशों में पहुँची। और अरब में आज भी 1 से 9 तक जो हिंदी का अरबिक न्यूमरल है, उसे कहते हैं हिंदी अरबिक न्यूमरल, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। यहाँ की है भाषा, यहाँ का गणित है। अरब होते हुए कहाँ गया, तो पश्चिम देशों में गया। अब उत्तर वैदिक की बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक में एक होता है, 2 काल फिर हो जाते हैं। मैं बहुत आगे नहीं होगा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि शुल्व काल और सूर्य प्रगति काल। अब शुल्व माने क्या होता है, कोई ना आपको बताया होगा ना आपने किसी से पूछा होगा, क्योंकि जब कोई आपको बताएगा नहीं तो आप जाने कैसे। तो आप सुनिए, शुल्व माने रस्सी होती है। तो रस्सी द्वारा, एक निश्चित रस्सी द्वारा हमारे यहाँ यज्ञ वेदी की माप होती थी, यज्ञ वेदिकाएँ बनती थी वैदिक कालों में। तो कितने उनकी नाप होगी, लंबाई कितनी चौड़ाई, ये रस्सी द्वारा होता था। इसे शुल्व काल कहते थे। उसमें सारी माप जो की खाई एक निश्चित शुल्व थी, शुल्व माने रस्सी थी। और
शून्य काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास तथा विस्तार भी उपलब्ध है। सोचिए, शून्य सूत्र उस समय की एक पुस्तक है और उस पुस्तक में रेखा गणित के सूत्रों का विकास और विस्तार से उपलब्ध मिलता है आपको। और उस समय के प्रमुख सूत्रकार कौन थे सोचिए, हैं शून्य काल के? बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायण, वाराह, मानव, बाधुल आदि उस समय के गणितज्ञ थे। और हम में से गणित पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इनके नाम भी नहीं जानते हैं, कभी इनकी नाम की चर्चा भी नहीं करते हैं। लेकिन आप कुछ भी पढ़ें तो पहले उसकी जड़ को जानें। आप ये जानें कि आपके रगों में जो लहू बह रहा है वो गणित से विमुख नहीं है। हम लोग गणित से रचे पचे हुए हैं और हमें विरासत में मिली हुई है गणित। बौधायन शुल्क, ये 1000 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। बौधायन शुल्क सूत्र, ये बौधायन द्वारा लिखा गया है। अब इसमें एक प्रमेय का वर्णन है। बौधायन शुल्क सूत्र में एक प्रमेय का वर्णन है और उसे आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। कितने बच्चे ये जानते हैं कि जो बौधायन शुल्क सूत्र में प्रमेय का वर्णन है वो बौधायन ने दिया है। पाइथागोरस तो उसके बाद उन्होंने उस पर रिसर्च किया था। तो और क्या किया था उन्होंने? उसी बौधायन शुल्क सूत्र में 2 वर्गों के योग व अंतर का बराबर वर्ग बनाने की विधि दी थी। करड़ी की संख्या का मान दशमलव के 5 स्थानों तक निकाला गया था वहाँ से। और इसी समय ज्योतिष का भी विकास हुआ था। अगर कोई पूछा जाए आपसे कि ज्योतिष का विकास कब हुआ था तो आप कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बौधायन शुल्क सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। और इसी कारण इसे बौधायन समय को क्या कहते हैं, वेदांग ज्योतिष काल के नाम से भी जाना जाता है। ये गणित से संबंधित प्रश्न हैं और आने वाले समय में इस तरह के 1 से 2 प्रश्न डाले जाएंगे। और आप सोचेंगे इसको तो हमने कभी पढ़े नहीं। अब पढ़ा नहीं तो आया कहाँ से? आया इसलिए कि आपको भ्रमित करना है। अच्छा, एक बात और कहते हैं, अंक गणित की मूल संक्रियाएं क्या हैं? मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं। अब संक्रियाएं, मूल होता है प्रमुख और संक्रियाएं होती हैं क्रियाकलाप। तो मूल संक्रियाएं कितनी हैं? 4। कितनी हैं? 4। अब 4 में कौन कौन सी हैं पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या बताएंगे? पता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये गणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं। और इनका वर्णन कहाँ मिलेगा? सबसे पहले कहाँ मिला? तो बौधायन के शून्य सूत्र में इनका वर्णन मिला हुआ है। इसके बाद आता है सूर्य प्रज्ञप्ति काल। अब सूर्य प्रज्ञप्ति काल बौधायन के बाद का उसके समकक्ष का है। उसमें जैन साहित्य सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति नाम के 2 ग्रंथ मिले थे और ये भी 500 ईसा पूर्व के थे। अब सूर्य प्रज्ञप्ति में क्या था? दीर्घवृत्त, परिमंडल। अब मिनमैक्स महोदय 350 ईसा पूर्व कहते हैं कि हमारे द्वारा, या कि विद्वान लोग उनसे कहते हैं कि लिखा जाता है कि मिनमैक्स ने दीर्घवृत्त पर चर्चा की, खोज की इसकी। लेकिन सूर्य प्रज्ञप्ति जो ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध है वो 500 ईसा पहले का है और उसमें इसका वर्णन किस नाम से है? परिमंडल के नाम से है। और मिनमैक्स ने क्या कहा कि दीर्घवृत्त। चलिए, लेकिन इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको जानना चाहिए कि गणित हमारे यहाँ का ही है। हमें गणित बाहर से नहीं सीखना है, हमने दुनिया को बताया है और यह बात आपको जानना जरूरी है। और आता है कि जैनाचार्य ने उस समय जब सूर्य प्रज्ञप्ति काल चल रहा था तो जैनाचार्यों का बड़ा प्रभाव था इसमें। उन्होंने क्या क्या दिया और बताइए, बताते हैं आपको कि मिश्रानुपात, लेखन पद्धति, बीज गणित, समीकरण, विविध श्रेणी, क्रमचय संचय, समुच्चय सिद्धांत, घातांक व लघुगणक आज पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? सूर्य प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ में। हाँ, और अपने देखा जाए तो लघुगणक के जो आविष्कारक माने जाते हैं या उसके जानकार माने जाते हैं तो जॉन नेपियर जो 1550 और 1617 के हैं। लेकिन लघुगणक का आविष्कार और विस्तृत जानकारी भारत में हो चुकी थी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर आता है, अभी तक तो आपको बता रहे थे आदिकाल, फिर आता है पूर्व मध्यकाल। मतलब जब मध्यकाल हो गया तो मध्यकाल के पहले का काल, दूसरा काल, इसको मैं मिला देता हूँ। मध्य आदिकाल के बाद अगर आप आएंगे
तो दूसरा काल आपको मिलेगा पूर्व मध्यकाल। ये दूसरा क्या हो गया? पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल की बात करें तो इसमें कुछ ग्रंथ मिले हमें। कुछ ग्रंथ क्या मिले? ग्रंथ की बहुत थोड़े पन्ने मिले हुए हैं, बाकी ग्रंथ नष्ट हो गए, नष्ट कर दिए गए। और अगर ग्रंथों के नष्ट होने की बात की जाए तो नालंदा को कौन नहीं जानता है। 3 महीने तक नालंदा में आग जली थी, हमारी सारी पांडुलिपियाँ और बड़े बड़े ग्रंथ जला दिए गए थे। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो इतिहास की बातें हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको जानना चाहिए इस बात को। खैर, अब उसमें पूर्व मध्यकाल में हमें क्या कौन कौन सी पुस्तक मिली? तो वच्छाली गणित मिली, सूर्य सिद्धांत, गणित अनुयोग, इनके कुछ ही पन्ने बचे हुए हैं। लेकिन पूर्व मध्यकाल में ही हमारे गणितज्ञ भी एक से एक हुए हैं। कौन से? आर्यभट्ट का नाम आपने कभी सुना जरूर होगा, ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा। इनके द्वारा क्या हुआ? तो इस युग के और भी ग्रंथ हैं कि अनुयोग द्वार, स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र हैं, इसमें गणित पर विशेष चर्चा हुई है। अब पूर्व मध्यकाल के बाद आपने सुना इनको। अब इसके बाद आ जाता है मध्यकाल, जो गणित का मध्यकाल है, इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं मध्यकाल या इसे गणित का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल, तो अब गणित का स्वर्णकाल क्यों कहा जाएगा? गणित का स्वर्णकाल कहने का मतलब हुआ कि इस समय हमारे यहाँ एक से एक गणितज्ञ हुए। आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, और आर्यभट्ट सबसे महान गणितज्ञ हैं। पूरी दुनिया में आज भी इनके नाम की चर्चा है, लेकिन हमारे भारत में आपको न कोई बताने वाला है न आप जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप गणित पढ़ने आए हैं तो पहले आप आर्यभट्ट को प्रणाम करें और उसके बाद गणित का अध्ययन शुरू करें। अब आर्यभट्ट ने क्या क्या किया आपको जानना चाहिए कम से कम। आर्यभट्ट उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें क्या अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियमों का वर्णन किया है उन्होंने। शून्य का परिचय कराया है, दशमलव के 4 अंकों तक पाई का मान। आप सोचिए पाई क्या है, आप सब जानते भी होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाई का आविष्कार, पाई का मान, वृत्त से संबंधित पूरी बातें, संक्रियाएं कहाँ हैं? पाई पर आधारित हैं। और पाई का किसने आपको वर्णन दिया? आर्यभट्ट ने दिया। कोई नाम लेने वाला है उनका? कोई नहीं। लेकिन आज आपको जानकारी हो गई है, और जानकारी होनी भी चाहिए कि आर्यभट्ट कौन थे। खैर, अब आर्यभट्ट ने और क्या किया कि साइन की अवधारणा पर चर्चा की। उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला। ये उस समय की बात है, मध्यकाल। स्वर्णकाल की बात कर रहा हूँ आपसे। स्वर्णकाल में क्या किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है किसने दिया? तो आर्यभट्ट ने दिया है। इसे आपको जानना चाहिए। फिर आता है कि बीज गणित में वर्ग व घन की श्रृंखला का सार निकाल के दिया पूरा, उसको हल बताया है उन्होंने। अब आपको एक बात और बताते हैं। अपने यूपीएससी में एक बार एक प्रश्न आया कि निकोलस कॉपरनिकस से पहले किस गणितज्ञ या खगोल शास्त्री द्वारा ये कहा गया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? बड़ा बवाल हुआ इस पर, विदेशों में भी और यहाँ भी। अब बवाल क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया है और हम लोग जानते क्या है कि निकोलस कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया कि पृथ्वी गोल है और इसके गोल होने से यह सूर्य के चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात होते हैं। लेकिन सही क्या है कि इनके ही 1000 वर्ष पहले यह खोज हो चुकी थी कि पृथ्वी गोल है, सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूर्य के चक्कर लगाने से, उसके घूमने से दिन और रात होते हैं। और उसी समय पृथ्वी की परिधि का अनुमान भी लगा दिया था आर्यभट्ट ने। क्या अनुमान बताया है कि पृथ्वी की जो व्यास है वो कितना है? व्यास नहीं, परिधि कितनी है? तो 24,835 मील। आर्यभट्ट ने बताया था, बहुत पहले बताया था, सोचिए। और आर्यभट्ट द्वारा सिद्ध किया गया कि ये जो दिन एक वर्ष होते हैं 365 दिन के नहीं, 366 दिन के नहीं, 365.2951 पूरा वर्णन किया उन्होंने। एक एक अक्षर का वर्णन करके बताया आपको। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। कौन थे? अब ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री से।
ब्रह्मगुप्त का समय क्या था, मैं इनका जीवन पढ़ने याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ कह रहा हूँ आप जाने उसको, क्योंकि जानना जरूरी है। तो 598 से 668 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। इन्होंने जीरो के उपयोग के नियम की खोज की। अब जीरो है, जैसे अभी तो जीरो सभी जानते हैं, अब चाहे इसकी इधर 2 लिखो, चाहे आप इधर 2 लिखो, हैं, कभी आप यहाँ धर्म लगाओ, कभी आप यहाँ धर्म लगाओ। तो इन सब पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है कि जीरो का कैसे उपयोग करेंगे, कैसे 100 बन जाएगा, कैसे 1000 बन जाएगा, उसके इस तरफ लगा देंगे हम बाएं तरफ, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तमाम बातें। और जीरो का विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक में मिलता है। हाँ, और एक बात और जान लीजिए, संख्यात्मक विश्लेषण के जनक, प्रश्न आ सकता है, संख्यात्मक विश्लेषण के जनक कौन है, तो ब्रह्मगुप्त हैं। ये बात भी आपको जाननी चाहिए। और क्या बताया इन्होंने, ऋणात्मक अंकों और जीरो पर गणना के लिए सभी नियम इन्होंने बताए। अब और क्या दिया इन्होंने, ब्रह्मगुप्त की बात कर रहे हैं, दुनिया को धनात्मक संख्या और जीरो का सिद्धांत दिया। जब जीरो नहीं था, जानते नहीं थे, तो जीरो के पहले ऋणात्मक वाली कोई बातें नहीं थी किसी के पास, तो इसको धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं था किसी को। इसलिए इस पर चर्चा की, इस पर लिखा, ग्रंथ किसने लिखा, तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है और पूरा सिद्धांत दे दिया है। और द्विघात समीकरण, आप सब जानते हैं द्विघात समीकरण, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण की पूरी विस्तृत चर्चा होगी, पूरी क्लास होगी इसकी, हैं, उसको हल करने का तरीका बताया। और क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमित की मदद से निकाला, इस पर भी आपको चर्चा करेंगे। और ये बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण पर बना लंब, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज उस समय कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आपके द्वारा, आपके भारत के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त जी, इन्होंने पहले ही लिख दिया था। अब आप सोच करो